हाँ, तो हम पढ़ रहे थे शुक्राणु जनन की जो है 3 प्रवस्थाएं हैं। हम शुक्राणु जनन को 3 प्रवस्थाओं में पढ़ते हैं। पहली प्रवस्था कौन सी है? यहाँ देखो, गुणन प्रवस्था। दूसरी प्रवस्था कौन सी है? वृद्धि प्रवस्था। तीसरी प्रवस्था कौन सी है? परिपक्वन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था में क्या होता है? केवल यहाँ पर गुणन से आप समझ रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यानी कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। एक सेल से 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं बनती हैं, तो इसको हम कहते हैं गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था, उसके बाद आती है वृद्धि प्रवस्था। चलो हम पहले इसको देख लेते हैं, गुणन प्रवस्था कहाँ तक है। ये देखिए, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से लेके जहां जहां तक ये 2n है, इसको हम कहते हैं गुणन प्रवस्था कहते हैं। हम इसे क्या कहेंगे? गुणन प्रवस्था कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज क्या कहेंगे? गुणन प्रवस्था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज हम इसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए 2n ही है, समसूत्री विभाजन ही हो रहा है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2n ही है। अब इसके बाद आते हैं वृद्धि प्रवस्था की। यहाँ पर कोशिका क्या होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम जो है वो यहाँ पर वृद्धि करती है। इसकी कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। अपने लिए जो भी इसको आगे इसको शुक्राणु बनाने के लिए जिन भी चीजों की अवयवों की आवश्यकता होती है, हम यहाँ पर वो उसको बना लेती है या फिर उसकी वृद्धि करती है। ठीक है, जैसे कि इसको गोल्जी बॉडी चाहिए होता है, तो ये अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लेती है कि ये मुझे अवयव आगे काम आएगा, तो मैं इसको तैयार करके रखूं। ठीक है, अब इसके बाद वृद्धि प्रवस्था में किसी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होता है, ये यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो इसे हमने कहा है वृद्धि प्रवस्था। क्या हो रहा है? वृद्धि प्रवस्था। अब हम बात करते हैं परिपक्वन अवस्था की बात करते हैं। परिपक्वन प्रवस्था वो होती है कि जिसमें मियोसिस होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा हो। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ से चालू होता है? प्राथमिक स्पर्मेटोगोनियम जब विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, यहाँ से चालू होता है परिपक्वन अवस्था। शुक्राणु बनने तक की जो प्रवस्था होती है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं परिपक्वन, मैचुरेशन फेज। क्या कहेंगे इसे? मैचुरेशन फेज हम इसको कहते हैं। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है? मैचुरेशन फेज में हमने यहां तक तो पढ़ लिया। स्पर्मेटिड हमने पढ़ लिया। स्पर्मेटिड के बाद क्या बनेगा? स्पर्मियोजेनेसिस से क्या बन जाएगा? शुक्राणु बन जाएगा। हम छोटा सा एक और समझ लेते हैं। मान लीजिए हम इसी को यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे ये थी प्रीमोर्डियल जर्म सेल से क्या बनी? स्पर्मेटोगोनियम। हमको यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम बनानी है। ये है स्पर्मेटोगोनियम, जिसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 2n है। ये आपके 2n है, यानी कि 44 प्लस x और y, यानी कि हम इसको 2n कह रहे हैं अभी। ये क्या है? 2n है। और ये क्या कहला रही है? स्पर्मेटोगोनियम। ये क्या है? स्पर्मेटोगोनियम है। अब ये स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगा? अगेन समसूत्री विभाजन करेगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा? समसूत्री 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, तो स्पर्मेटोगोनियम जो है ये 2 कोशिकाएं बनाएगा। इन 2 कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे? यहां पर समसूत्री विभाजन हो रहा है, ये समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ बीच में से आ जाता है कि द्वितीयक स्पर्मेटोगोनियम या फिर प्राथमिक स्पर्मेटोगोनियम से कितने शुक्राणु बनते हैं। नीट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं या पहले पीएमटी में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझते हैं एक स्पर्मेटोगोनियम से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2 कोशिकाएं बनेंगी। और वो 2 कौन सी होंगी? 44 प्लस XY 2n है। ये अभी भी इसका मतलब 44 प्लस XY, यानी कि ये अभी भी क्या है? 2n है। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब इसको हम क्या कह रहे हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोगोनियम कह रहे हैं हम इसको। तो हम इसे क्या कहेंगे? प्राथमिक स्पर्मेटोगोनियम। इसे हम कहेंगे प्राथमिक स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? इसे हम क्या कह रहे हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोगोनियम कह रहे हैं। अब यहां देखिए, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम अब क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है। तो ये देखिए यहां पर वृद्धि कर रहा है, ये अब वृद्धि करेगा। इस प्रावस्था को हमने क्या कहा? वृद्धि कर रहा है। और वृद्धि करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। अभी भी यहाँ पर क्या है? 44 प्लस एक्स वाई 2n प्रावस्था में ही है। 44 प्लस एक्स वाई, क्योंकि हम शुक्राणु जनन पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर एक्स वाई बोल रहे हैं हम। 44 और ये जो दो क्रोमोसोम होते हैं, कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए हमने इसको अलग से लिखा है। अब अलग से क्यों लिखा है अभी हम देख लेंगे। ये है 2n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्या है? ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम है। ये अभी भी क्या है? प्राइमरी प्राथमिक स्पर्मेटोगोनियम है। क्या है ये? प्राथमिक स्पर्मेटोगोनियम है। अब यहां पर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहां पर स्पर्मेटोगोनियम में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन होने पर इन दोनों में ही अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो ये क्या बनाएंगी? कोशिकाएं बनाएंगी। ये क्या बनाएंगी? कोशिकाएं बनाएंगी। कौन सी बनाएंगी? अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था प्राथमिक स्पर्मेटोगोनियम में अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा? द्वितीयक स्पर्मेटोगोनियम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर द्वितीयक स्पर्मेटोगोनियम बन रहा है। अब हम जानते हैं क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो गई है? आधी हो गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22 प्लस एक्स, यहाँ लिखेंगे 22 प्लस वाई, क्योंकि एक्स वाई था तो एक में क्या कौन सा जाएगा? एक्स जाएगा, एक में क्या जाएगा? वाई क्रोमोसोम जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी यही हो रहा है सेम। 22 प्लस एक्स, यहां पर भी 22 प्लस वाई। ठीक है, अब यहां पर गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई? आधी हो गई। तो हमने इसको क्या कह दिया? ये क्या है? n है, अगुणित हो गई। अब ये कैसी हो गई? अगुणित, अगुणित हो गई। और इनमें किस प्रकार का विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। यहाँ क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन हुआ है प्रथम। ठीक है, कौन सा विभाजन हुआ है? अर्धसूत्री प्रथम। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अब यहां पर क्या होगा? द्वितीय विभाजन होगा। अर्धसूत्री प्रथम हो गया। देखिए यहां पर अर्धसूत्री प्रथम के बाद हमने क्या करा? अर्धसूत्री विभाजन हमको पूरा करना है, तो अब द्वितीयक भी होगा यहां पर। यानी कि अब द्वितीयक कौन सा वाला होता है? समसूत्री विभाजन ही होता है। तब इसके बाद क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ये देखिए समसूत्री विभाजन हो रहा है। यहां समसूत्री विभाजन के दौरान क्या बन रही हैं? वही सेम कोशिकाएं बन रही हैं। कैसी बन रही हैं? अगुणित ही बन रही हैं। ठीक है, ये कैसी बन रही हैं? अगुणित। ठीक है, 26 एक्स है तो ये भी क्या होगा? ये दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम ही होगा और 22 क्रोमोसोम्स ही होंगे। यहाँ पर वाई क्रोमोसोम होगा दोनों में, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम होगा और यहाँ पर वाई क्रोमोसोम होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्पर्मेटोगोनियम से
कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? तो आप क्या कहेंगे, कितने हैं ये, गिन के बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म बनेंगे, कितने शुक्राणु बनेंगे? तो ये है 8। लेकिन ये स्पर्म नहीं है, शुक्राणु नहीं कहेंगे इसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड कहेंगे। और ये जो स्पर्मेटिड हैं अभी अविभेदित है। अविभेदित का मतलब ये है कि ये अभी अचलित है, अचल हैं, ठीक है, गोलाकार हैं, गोलाकार हैं और अभी अचल है, यानी कि ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको ट्रैवल करना हो तो ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? टेल चाहिए, लेकिन ये ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो अभी इनमें परिवर्तन होना बाकी है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम इनको क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटिड्स कह रहे हैं। अभी इनका शुक्राणु बनना अभी बाकी है, उसे भी हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका कि अगर पूछा जाए कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, तो ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी, हाँ, ये है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसे हम कहेंगे, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं सेकेंडरी द्वितीयक। गोनियम कहें या स्पर्मेटोसाइट्स कहें, साइट कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जहां पे भी लिखा है स्पर्मेटोगोनियम नहीं है, स्पर्मेटोसाइट्स कर लीजिए, स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, स्पर्मेटिड। ठीक है, तो ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे। ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो ही क्या बनेंगे, दो ही स्पर्मेटिड या फिर दो ही शुक्राणु बनेंगे। और यदि पूछा जाए कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे शुक्राणु, तो हम उनसे कह सकते हैं एक से ये दो बन रहे हैं और ये चार, तो कितने बन जाएंगे, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बन सकते हैं। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने बनेंगे, 8 शुक्राणु बनेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे स्पर्मेटिड यहां पर बन चुके हैं, अब हमें शुक्राणु बनाने हैं, ठीक है। तो ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है उसको मैंने आपको बता ही दिया, क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, क्या होता है इस प्रक्रिया में? देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा कि स्पर्मेटिड जो हैं कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। अभी ये मूवमेंट नहीं कर पाते, ये चल नहीं पाते हैं, तो इसलिए क्या किया जाता है कि इसमें कुछ इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है कि जिससे ये क्या कर सके, ट्रैवल कर सके, क्योंकि इनको ट्रैवल करके जाना होता है, ठीक है। अब यहां पर ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इनको क्या किया जाएगा, ऐसे क्या परिवर्तन किए जाएंगे उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटिड्स जो हैं, स्पर्मेटिड की बात करें तो इनके केंद्रक में, इसके केंद्रक को पहले क्या किया जाता है, थोड़ा सा परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। केंद्रक में क्या उपस्थित होते हैं, डीएनए उपस्थित होता है क्रोमेटिन के फॉर्म में। और क्रोमेटिन क्या होता है, आप पढ़ के आए हैं, बताइए क्रोमेटिन किसको कहते हैं? क्रोमेटिन उसको कहते हैं डीएनए प्लस कुछ प्रोटीन्स जो लगे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और ये जो क्रोमेटिन
के साथ जो प्रोटीन यानी कि डीएनए के साथ जो प्रोटीन लगे हुए रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कौन से प्रोटीन होते हैं? बताइए कौन से प्रोटीन होते हैं? जल्दी बताइए, सोचिए, रिकॉल कीजिए, कौन से प्रोटीन्स होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। वेरी गुड। तो कौन से प्रोटीन्स होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। अब यहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि जब स्पर्म बनाया जाता है तो उसको ट्रैवल करना है तो उसको टेल चाहिए, साथ ही साथ उसके वेट को भी हमें कम करना पड़ता है। कम करने के लिए यानी कि उसमें सबसे कम से कम चीजों को उसके अंदर रखा जाए कि जिससे कि सिर्फ आवश्यक चीजें ही रखी जाए, जिससे कि उसका वेट क्या हो जाए? कम हो जाए और वो बहुत इजीली ट्रैवल कर सके, क्योंकि उसको पूरा अभी हमने पढ़ा था कि उसको ट्रैवल करना पड़ता है कहाँ से? वृषण से निकल करके उसको कहाँ? अधिवृषण में जाना होता है, फिर अधिवृषण से उसको कहाँ जाना होता है? अधिवृषण से पूरा पाथ मैंने बताया था कि कहाँ से जाना होता है। अधिवृषण से फिर वो जाएगा कहाँ? वासा डिफरेंशिया में जाएगा, वासा डिफरेंशिया से कहाँ जाएगा? स्खलन नलिका से होते हुए कहाँ जाएगा? स्खलन नलिका से होते हुए फिर यूरेथ्रा से होकर के, यूरेथ्रा से होकर के कहाँ? बाहर निकल जाएगा। तो हम उसको ट्रैवल करना होता है, ट्रैवल करने के और फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? हमेशा आंतरिक होता है फर्टिलाइजेशन, और आंतरिक होने का मतलब है कि कहाँ होता है? फीमेल के अंदर होता है, फीमेल के आंतरिक में होता है, वेजाइना के अंदर होता है, और वहां से उसको ट्रैवल करके कहाँ जाना पड़ता है? उसे ट्रैवल करके जाना पड़ता है, अंडवाहिनी तक जाना है, और अंडवाहिनी तक जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसका वेट हमें कम करना पड़ेगा। वेट कम करने के लिए हम क्या करते हैं? अनावश्यक चीजों को हटा देते हैं। अनावश्यक चीजें में जैसे, अच्छा पहले तो हम बात कर लेते हैं आवश्यक क्या चीजें हैं। फिर सबसे पहले आवश्यक चीजें कौन कौन सी हैं? केंद्रक है, केंद्रक के साथ उसको क्या चाहिए? ट्रैवल करना है तो उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए कौन देता है उसको? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी काम का है। साथ ही साथ क्या है कि उसको क्या बनाना है? उसको हेड बनाना है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक ये केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर क्या उपस्थित होता है? एक एक्रोसोमल ग्रैन्यूल उपस्थित होता है, और ये एक्रोसोम बनाने वाला काम कौन करता है? गोल्जी काय करता है। तो यानी कि गोल्जी काय भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्या है? कुछ फिलामेंट्स लगे हुए रहते हैं, और उन फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं? वो कौन बनाने का काम कौन करता है? वो करता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम होता है फिलामेंट बनाने का। ठीक है, और इन चीजों के अलावा हमें और कोई भी चीज नहीं रखनी होती है स्पर्म के अंदर। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। तो कोशिका द्रव्य भी 99% जो कोशिका द्रव्य है वो निकाल दिया जाता है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो केंद्रक है, केंद्रक में मैंने अभी आपको बताया कि केंद्रक में जो क्रोमेटिन होता है उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, उस हिस्टोन प्रोटीन को बदल दिया जाता है, यानी कि हिस्टोन की जगह पर क्या आ जाता है? हिस्टोन की जगह पर कोई दूसरा प्रोटीन आ जाता है, उसका नाम है प्रोटामिन्स। और इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है प्रोटामिन्स। इस प्रोटामिन्स का बेसिकली काम क्या होता है कि ये प्रोटामिन ये क्रोमेटिन को और भी ज्यादा एकदम सघन तरीके से बांधने की कोशिश करता है, और भी ज्यादा पास पास बांधता है। जैसे मान लीजिए ये अगर हिस्टोन ऐसे लगे हुए हैं, तो हिस्टोन ऐसे लगे हुए हैं, बेसिकली ऐसे तो नहीं होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लगे हुए रहते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन ये थोड़ा सा दूरी है इनके बीच में, दो ये हिस्टोन प्रोटीन है जो गोलाकार में आपको बता रही हूँ हिस्टोन प्रोटीन है, और ये दो हिस्टोन प्रोटीन के बीच में क्या है? अभी भी जगह है। तो अब इसको क्या किया जाता है? टाइटली और टाइटली पैक्ड किया जाता है। वो काम कौन करता है? प्रोटामिन्स करता है। ठीक है, तो ये और भी ज्यादा टाइटली ये पास पास आ जाते हैं, ये इतने पास पास प्रोटामिन्स हैं, थोड़े से अलग रूप के हैं, इनका केमिकल नेचर थोड़ा सा अलग है हिस्टोन से, इसलिए इनका नाम भी अलग है, प्रोटामिन्स है। अब हमको धीरे धीरे पढ़ना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से केंद्रक में परिवर्तन होता है, एक पूरी कोशिका में परिवर्तन होता है, वो गोलाकार से
कुछ इस तरह से उसका शेप हो जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हाँ, तो अब हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस कैसे होता है, अब हम जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा, बड़ी कुछ छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ये तो कौन सा भाग है, हेड वाला भाग है, ये मिडिल पीस है और ये टेल वाला भाग है। ठीक है, यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, ये है आपका डीएनए यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्रोसोमल कणिका होती है। ठीक है।